डे स्टूडेंट्स लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम एंशिएंट अथॉरिटी टॉपिक को पिकअप करने चल रहे हैं और चैट पर एक्सप्रेशन में ऑलरेडी सब कुछ समझा चुका हूँ। यहाँ पर सिर्फ हम नोट्स पॉइंट लेंगे। सो शॉर्ट वीडियोस फॉर शॉर्ट रिवीजन, और आप भी अपनी कॉपी में नोट्स को नोट कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक है कि कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, यानी बड़े बड़े निर्णय जो डिफरेंट डिफरेंट इशूज़ को टच करते थे, पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन में लागू होते थे, तो वो डिसीजंस की बात हो रही है। तो देखिए, पहला ये है कि क्या कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी, कोई रूलर हुआ करता था। तो इंडिकेशंस ऐसे मिलते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस हैं वो लिए भी जाते थे और इम्प्लीमेंट भी किए जाते थे। तो उसका एक आधार है, उसका एक बेस है कि ऐसा क्यों कहा जाता है। क्योंकि आपको नहीं भूलना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी वहाँ आर्टिफैक्ट्स में देखने को मिलती है। मतलब वहाँ पे जो भी खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं, जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं, जो आर्टिफैक्ट्स हैं, है ना, ह्यूमन मेड हैं, तो वो चाहे वो हड़प्पा में हो, चाहे वो मोहनजोदाड़ो में हो, चाहे वो लोथल में हो, चाहे वो धोलावीरा में हो, चाहे वो सुतका केंडोर में हो, तो कहीं पे भी हो, तो उनमें ऐसा लगता है जैसे सब मतलब कोई चीज़ है जो रूल करती थी और हर जगह एक जैसी चीज़ों को लागू करा देती थी। जैसे पॉटरी है, सील्स हैं, वेट्स हैं, ब्रिक्स हैं, तो ये सब में एक सेमनेस देखने को मिलती है, एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है कि पॉटरी अगर यहाँ मिल रही है तो वैसी मिलती जुलती पॉटरी वहाँ पे भी है। आवाज़ तो जब एमएनसीज़ हैं, है ना, उनके ज़माने में तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। आईफ़ोन आपने ख़रीदा है तो पता चला अमेरिका में भी है, चाइना में भी है, इंडिया में भी है, इंडोनेशिया में भी है। कल को पता चला कि सब नष्ट हो गया और ज़मीन से खुदाई में आईफ़ोन मिला, तो कहेंगे यार ये हज़ारों हज़ारों किलोमीटर दूर वहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम है। इसका मतलब है इसका कोई ना कोई सेंट्रल पावर रही होगी जो इनको रेगुलेट करती होगी, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है, लोकल स्तर पे तो नहीं है। वही चीज़ यहाँ पूछी जा रही है, उसी चीज़ की बात यहाँ हो रही है कि कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर मेकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सेम कैसे हो सकता है, कोई ना कोई पावर रही होगी। तो यूनिफॉर्मिटी यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा जो ब्रिक्स हैं, इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि ब्रिक्स का जो रेशियो था, जम्मू से लेकर गुजरात तक जहाँ तक सिविलाइजेशन फैली हुई थी, यूनिफॉर्म रेशियो देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होते थे वहाँ पर, यानी कि कुछ था कि रेशियो बता दिया गया और उसी रेशियो के ब्रिक्स बन रही हैं, यानी आपस में कोऑर्डिनेशन था। आपको मालूम है क्या रेशियो था? 4:2:1 का रेशियो था। ये हाइट हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़। तो देखिए, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन था कि नहीं था, अब जैसे यूनिफॉर्मिटी हमें आर्टिफैक्ट्स में देखने को मिलती है। और इसके अलावा ये तो यूनिफॉर्मिटी हो गई, इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक सेटलमेंट्स हैं, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है कि भाई ऐसा लोकेशन जो आपके बहुत काम का हो तो आपके लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन होगा। अब जैसे इंडिया को ही ले लीजिए, है ना, तो इंडिया का क्या है कि मान लीजिए आपने कहीं यहाँ पे बेस इस्टेब्लिश किया, आर्मी का बेस, तो यहाँ पे तो आक्रमण कर सकते हैं, यहाँ को तो झेल सकते हैं, यहाँ पे किया तो यहाँ को झेल सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पे कोई बेस इस्टेब्लिश किया तो यहाँ पे भी वार करो, यहाँ पे भी वार करो, नीचे भी वार करो, तो कौन सा बेस्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन होगा, ये होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात ये हो रही है कि जो बस्तियाँ हैं वो नियर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल की इस्टेब्लिश होती थी। तो कैसे हो सकता है यार, कोई ना कोई प्लानिंग तो रही होगी। ये कॉपर कहाँ मिल रहा है, लेपिस लजूली कहाँ मिल रहा है, ब्रॉन्ज कहाँ पे ज़्यादा है, कार्नेलियन कहाँ पे है, तो वहाँ जाके लोग बस्तियाँ बस जाती थी और उन पे वर्क होता था। वहाँ पे शेल पे वर्क होना है तो समुद्र के किनारे बस्तियों को बसाना है, कोस्टल, जैसे लोथल, नागेश्वर, बालाकोट, है ना। तो ये हो गया। इसके अलावा जो ब्रिक का प्रोडक्शन है उसके कंस्ट्रक्शन की बात की गई है कि अब ठीक है, यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है, ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती है, लेकिन इन सब के लिए श्रम की आवश्यकता पड़ती है, लेबर की आवश्यकता पड़ती है। तो लेबर का मोबिलाइजेशन भी तो ज़रूरी है। अभी इंडिया में क्या है कि आप कोई वर्क कर रहे हो, केरला में कर रहे हो, अब उसके लिए स्पेशलाइज लेबर की आवश्यकता पड़ती है, तो जम्मू से भी आप ला सकते हो यहाँ पे। अब मान लीजिए जम्मू के लेबर यहाँ पे काम कर रहे हैं, कश्मीर के लेबर यहाँ पे काम कर रहे हैं, उत्तर भारत के लेबर यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं। तो मैसिव लेबर की आवश्यकता पड़ती थी, उनका मोबिलाइजेशन है, ब्रिक का प्रोडक्शन है ना। अब ब्रिक का प्रोडक्शन देखिए किसी एक जगह तो होता नहीं था। अगर एक जगह हो रहा हो तो पता चला कि भाई यहाँ से जो चीज़ें बन के जाएंगी वो सेमनेस उसमें देखने को मिलती है। डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स थे ब्रिक के प्रोडक्शन के। अभी देखिए इंडिया में क्या है कि इंडिया में ब्रिक का प्रोडक्शन चाहे आप कहीं पर भी देख लीजिए, उसका रेशियो आपको सेम मिलेगा, तो वो सब ऑर्गेनाइज होता है। और फिर बड़े बड़े वॉल्स का कंस्ट्रक्शन है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स का कंस्ट्रक्शन है। शुरू में हमने बताया था कि कैसे घर बनाए जाते थे, प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते थे, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होता था। तो इससे क्वेश्चन रेज होता है कि भाई ऑर्गेनाइज्ड और डायरेक्टेड, मतलब कोई ना कोई डायरेक्शन मिलता रहा होगा। कौन इनको ऑर्गेनाइज कराता था, कौन डायरेक्ट करता था, कौन इन सबको कोऑर्डिनेट कराता था। यहाँ पे हम एंशेंट अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। इसके बाद पैलेसेज एंड किंग्स की बात है। तो क्या कोई महल मिला है, क्या वहाँ राजा के साक्ष्य मिले हैं?
तो सेंटर ऑफ पावर की बात करें तो कोई इमीडिएट आंसर नहीं है, मतलब आप टोटली यस भी नहीं कह सकते और टोटली नो भी नहीं कह सकते। मतलब डिस्पाइट इंडिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग है तो कोई ना कोई अथॉरिटी रही होगी, लेकिन हम जो आर्कोलॉजिकल जो रिकॉर्ड्स हैं, जो खुदाई में चीज़ें मिली हैं, उनसे कोई इमीडिएट आंसर हमें नहीं मिलता कि कोई सेंटर ऑफ पावर था कि नहीं था। तो अब जो आर्कोलॉजिकल फाइंड्स हैं, इनमें जैसे उदाहरण के लिए एक लार्ज बिल्डिंग मिली है मोहनजोदाड़ो में, तो उससे पहले ये हो गया कि भाई ये पैलेस रहा होगा, लेकिन अब पता चलता है कि भाई हम कैसे कह सकते हैं इसको पैलेस, क्योंकि वहाँ पे कोई भी स्पेक्टेकुलर फाइंड्स नहीं मिली हैं, मतलब कोई भी भव्य बनाने वाली वाउ थिंग्स तो वहाँ मिली ही नहीं है जिससे हम कह सकें कि हाँ यार, हर जगह जितने भी कंस्ट्रक्शन मिले ये मैसिव है, यहाँ भयंकर भयंकर चीज़ें मिली हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, लगता है यहाँ पे कोई राजा रहता होगा। ऐसी कुछ खास बात नज़र नहीं आई। हाँ, एक प्रीस्ट किंग वाला आपको जो है याद रखना है कि यहाँ पे एक स्टैच्यू मिली है जो प्रीस्ट किंग जिसे कहा गया है। तो प्रीस्ट किंग का मतलब होता है कि पुजारी वर्ग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे भी क्लैरिटी जो है वो नहीं है। क्लैरिटी किस चीज़ को लेकर नहीं है कि क्या जो प्रीस्ट किंग था, मतलब एक स्टैच्यू मिली है तो क्या उसके पास कोई पॉलिटिकल पावर थी, यानी प्रीस्ट किंग था तो रिचुअल पहली बात तो ये नहीं पता है कि रिचुअल प्रैक्टिसेस क्या थी, और फिर जो रिचुअल प्रैक्टिस यानी जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ को कराते थे पुरोहित वर्ग जो रहा होगा, तो क्या उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर थी। मतलब यहाँ आपको याद रखना है कि यहाँ पे नोट पे नहीं दिया गया है, लेकिन जो मेसोपोटामिया है तो मेसोपोटामिया में भी प्रीस्ट किंग वगैरह पाए गए हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, प्रीस्ट किंग प्रीस्टेसेस, तो वहाँ पे हमें पता है कि काफ़ी कुछ जानकारी है। तो जैसे किंग के पास पॉलिटिकल पावर हुआ करती थी, इनके पास रिलीजियस पावर थी, तो ये लगभग किंग के बराबर माने जाते थे। और चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे इकोनॉमी हो, और जो लोग हैं तो उनके ऊपर बड़ी पावर इनकी हुआ करती थी। एक प्रकार से मीडिएटर का काम करते थे गॉड और पीपल के बीच में, ये जो प्रीस्ट्स हुआ करते थे, और आज भी है भाई, हम लोग मानते हैं। ऐसा मेसोपोटामिया में था, तो वही प्रीस्ट किंग का पैरेलल यहाँ मिलता है, बट यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। तो पैलेस एंड किंग्स में हमने 2 पॉइंट्स लिए यहाँ पे, इसी को हमें कंटिन्यू करना है आगे। तो तीसरा ये है कि डिबेट्स ऑन हड़प्पन रूलर्स। तो आर्कोलॉजिस्ट मतलब अब ये है कि भाई कॉम्प्लेक्स डिसीजंस होते थे, क्योंकि वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी मिली है, वहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं। तो अब यहाँ पे आपको 3 व्यूज़ पढ़ने को मिलेंगे। आर्कोलॉजिस्ट होल्ड वेरिइंग ओपिनियंस, है ना, कि भाई रूलर्स और उनका नेचर क्या था, आर्कोलॉजिकल और हड़प्पन सोसाइटी, आर्कोलॉजिकल जो फाइंड्स मिले उनसे हड़प्पन सोसाइटी के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए, पहला है कि कुछ ये कहते हैं कि वहाँ पे रूलर्स नहीं थे और सब लोग बराबर थे, इक्वल स्टेटस था एवरीवन का। दूसरा व्यू ये है कि कुछ लोग कहते हैं वहाँ पे मल्टीपल रूलर्स थे, है ना, और अपने अपने इलाके में रूल करते थे। जैसे हड़प्पा का अलग रूलर रहा होगा, मोहनजोदाड़ो का अलग रूलर रहा होगा, और उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो सकता हो। इसके अलावा तीसरा ये है कि थर्ड पर्सपेक्टिव ये है कि वो ये बताता है कि सिंगल स्टेट रहा होगा, मतलब जो पूरी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इलाका है ना, वो पूरा का पूरा एक स्टेट रहा होगा, और स्टेट होने से ही एक यूनिट बन जाती है, एक कॉम्बिनेशन, एक यूनिफाइंग एलिमेंट, मतलब स्टेट एक यूनिफाइंग एलिमेंट रहा होगा। और इस वजह से सिमिलरिटीज़ हमें आर्टिफैक्ट्स में देखने को मिलती हैं, और प्लांट सेटलमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स हमको देखने को मिलती हैं, और प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल सोर्सेज, मतलब बस्तियों का प्रॉक्सिमिटी में नज़दीक, रॉ मटेरियल सोर्सेज के नज़दीक बसना। तो ये जो थर्ड वाला है, इसके बारे में क्या विचार है कि ये जो थर्ड वाला है, तो ये पॉइंट फोर्थ उसी से रिलेटेड है कि द थ्योरी ऑफ द सिंगल स्टेट जो हमने थर्ड में पढ़ी थी, ये ज़्यादा प्लॉजिबल है, ज़्यादा सूटेबल है, सही लगती है। और कंसीडरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिसीजंस, तो तरह तरह के जो डिसीजंस थे, कॉम्प्लेक्स डिसीजंस उसमें होते थे, जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को टच कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इशूज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिनके अपने रिस्क एंड गेन्स हैं, उसको देखते हुए थर्ड वाला पॉइंट ज़्यादा प्लॉजिबल लगता है। और इसलिए भी हम इसे प्लॉजिबल मानते हैं क्योंकि इट इज़ अनलाइकली, मतलब इसकी संभावना कम है कि कोई कलेक्टिव डिसीजन वहाँ की इंटायर कम्युनिटी लेती हो। मतलब इतने बड़े क्षेत्र में, है ना, अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग इकट्ठा होकर कोई ना कोई डिसीजन लेते हों, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे हमारे यहाँ इंडिया है, इंडिया में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, अब वो लॉ बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं। क्या 1 अरब 40 करोड़ के लोग इकट्ठा होकर कोई डिसीजन ले सकते हैं? नहीं संभव है। लेकिन उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इकट्ठा होकर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल डिसीजन ले सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा होगा तो क्या किया जा सकता है। आगे का जो हमारा जो ट्यूटोरियल होगा एंड ऑफ सिविलाइजेशन से रिलेटेड होगा। तो इस ट्यूटोरियल में ख़त्म करते हैं। बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।